रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं सीमा रानी झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ का वीडियो हुआ वायरल। गाने के माध्यम से पूछा रीवा में काबा। बीहर नदी से बरामद हुई फिर एक अज्ञात लाश। रोजगार सहायक द्वारा मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला आया प्रकाश में। और देऊर कोठार के इतिहास को लेकर देखिएगा रीवा 24 न्यूज की एक खास रिपोर्ट। खबरें अब विस्तार से। गेहूं कटाई को लेकर हुए विवाद के चलते रोजगार सहायक द्वारा मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। बरहदीगुड़ तहसील के रहने वाले सतीश तिवारी पिता राजेश तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र लिखकर ये जानकारी दी कि 16 अप्रैल को लगभग 10:30 बजे के आसपास अपना खेत काटने के लिए हार्वेस्टर लेकर गया था। तभी आरोपी विनय सिंह परिहार बोला कि तुम मुझे शराब पीने के लिए पैसे दो। जब मैंने मना किया तो उसने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद हमला कर दिया जिससे जमीन पर गिर गया। वहीं आरोपी विनय के साथ जय सिंह परिहार तथा पिता पुष्पेंद्र सिंह परिहार भी शामिल था। दोनों ने मिलकर मारपीट की और पास रखे पैसे भी छीन लिए। सतीश ने बताया कि आरोपी विनय रोजगार सहायक है जो कि ग्राम पंचायत बंजारी में पदस्थ, साथ ही उसका साथी जय सिंह परिहार इस घटना में शामिल था। दोनों ने ही उस पर जानलेवा हमला किया है। मामले को लेकर उसने पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया, ग्राम बल पोस्ट जी, थाना तहसील गुड़। क्या घटना हुई आपके साथ? किसने मारपीट? हमको मारा गया, विनय सिंह परिहार ने मारा। कारण क्या? कारण यही था, हार्वेस्टर आई थी तो उसमें पहले दादागिरी करने, पहले मेरा कटेगा फिर मारने लगे दो लोग मिलकर। विनय सिंह परिहार क्या करता है? सचिव सेक्रेटरी हैं, रोजगार सहायक। तो गुड़ आप गए थे तो वहाँ रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई वहाँ पे, कोरे कागज सिग्नेचर बस करवा लिया गया, हो गया। 16 अप्रैल को रात में 9:30 बजे करीब, 10:30 बजे करीब में हार्वेस्टर आई। ये बोला था हार्वेस्टर वाले जो मालिक हैं कि ये जो है तो पहले इसका कटाना, इसके बाद इनके में चले जाना। वो बोले नहीं, डायरेक्ट हमारे इसमें ले जाओ। इसी के बाद में बोला कि नहीं इधर जाएगी, वो बोले इधर जाए। उसे बोले कि नहीं समझते तुम मेरे को, हम कुआहन गाँव के हो गया। फिर पकड़ के इसका जो हुआ था वहाँ थे मारी ने 10 हंसिया से। और मतलब एक जन क्या नाम है, जय सिंह परिहार, वो दोनों पकड़ ली न, तो पकड़ के घुटकी नाखून वगैरह है। क्या नाम है? सतीश तिवारी को। आपका क्या नाम? पुष्पराज तिवारी। तो वो कौन है जो मारा है? मारा है वो मतलब विनय सिंह परिहार ने इसको पता वो किया है प्रहार। क्या करते हैं? वो मतलब सहायक, रोजगार सहायक है ग्राम पंचायत बंजारी के। बंजारी जी, ग्राम पंचायत बंजारी में हमारा गांव आता है। बल थाने में रिपोर्ट हुई? थाना में रिपोर्ट किए लेकिन उसका पावती नहीं दिए, वो रिसीविंग नहीं दिए। कौन सा थाने का? थाना गुड़ है। कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए पे यहाँ पे आए हैं। एसपी ऑफिस? जी, यहाँ पे भी आवेदन दिए। ये आवेदन दिए। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा के प्रचार प्रसार के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल आज रीवा पहुंचे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। लोकसभा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के समर्थन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीटीएस चौक स्थित नीरज सिंह के घर में समाजसेवी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जहां कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से सहयोग मांगा। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए अजय सिंह राहुल ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा के पक्ष में माहौल बन चुका है और पूरी संभावना है कि नीलम अभय मिश्रा चुनाव जीतेंगी। साथ ही कहा कि अगर कोई दूसरा प्रत्याशी होता तो मुकाबले की बात की जाती, क्योंकि जनार्दन मिश्रा के कृत्य कार्यशैली से रीवा की जनता भली भांति परिचित है, इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं अजय सिंह राहुल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कहा और पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूछे गए सवालों का क्या जवाब दिया है। धीरे धीरे माहौल चुनाव का बन रहा है और रीवा संसदीय क्षेत्र कांग्रेस पार्टी अवश्य मैदान में बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी है और जीतने की पूरी उम्मीद है। रीवा संसदीय सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से जनार्दन मिश्रा को मौका दिया है। तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी 400 पार का नारा भी दे रही है। कोई परिवर्तन होता चेहरे में तो चर्चा भी करते हैं। जनार्दन मिश्रा जी की शैली, उनका स्वभाव और उनके कृत्य एक एक बच्चा जानता है यहाँ पर
कि किस लायक है और क्या काम किया है। मुझे कोई उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन हमारी महिला नेत्री नीलम जी इसमें चुनाव में बहुत अच्छी तरह से चुनाव जीते हैं। संगठन की क्या तैयारी है, क्योंकि आज संगठन के भी तमाम पदाधिकारी हैं, क्योंकि हर बार एक चीज देखी गई पहले के चुनाव में कि संगठन उतना जिस तरह से हम लोगों ने महापौर का चुनाव लड़ा था राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में, संगठन उनके हाथ में, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा लोकसभा चुनाव हो रहा है। बड़े आदमी देखो अपना सोचिए, राजेश शुक्ला जी है 3,000 करोड़ के आदमी, सागरा से अपना चलिए भटरों तक नीचे रहती मतदान मेला आ गया, तो लिखता है 5 करोड़ 80 लाख, जिला पंचायत से जितनी रोड लीजिए और लिखा लागरे दूसरा और ऐसे ही चुनाव हमने स्टूडेंट की तरह लाडली पथ बीहर नदी में आज एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। बीहर नदी में आए दिन अज्ञात शव देखे जाते हैं। कुछ दिनों पहले बड़ी पुल के नीचे कुछ शव देखे गए, जिनकी शिनाख्त कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं आज एक बार फिर लाडली पथ के समीप बीहर नदी से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है, जिसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी। नशा मुक्ति आंदोलन को एक नई दिशा देने वाले सुजीत द्विवेदी ने व्रतबंध के अवसर पर बटुकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। आज नशा एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। शराब गांजे के साथ साथ मेडिकल नशा भी युवाओं पर हावी हो गया है। बड़े महानगरों की तर्ज पर महंगे नशीले पदार्थों की बिक्री रीवा शहर में भी अब आम हो चुकी है। नशा मुक्ति के उद्देश्य से नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले समाजसेवी सुजीत द्विवेदी ने अपने बच्चों के व्रतबंध के अवसर पर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। बच्चों के साथ साथ उपस्थित समुदाय को भी नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। उक्त आयोजित कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए सुजीत द्विवेदी ने कहा कि उनके यहाँ किसी भी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, वे नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हैं। आज नशा समाज के लिए सबसे बड़ा घातक है, जिससे मुक्ति ही उनका मुख्य उद्देश्य है। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से सुजीत द्विवेदी ने नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए प्रयास किया और उनका क्या कहना है। नशा मुक्ति अभियान जो है वो तो हमारी ज़िंदगी में शामिल है। चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, हमारा ये उद्देश्य रहता है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज जाए कि नशा हमारे घर परिवार के लिए, देश और समाज के लिए घातक है। और हमारा तो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे बेटी की शादी हो, उसमें भी हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई थी। और अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, उस समय भी हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई थी। और आज बेटों के व्रतबंध के समय हमने जो लोग यहाँ उपस्थित रहे और बेटों को हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई। आगे भी हमारे जो भी प्रोग्राम होते रहेंगे। मेरा ये उद्देश्य है कि हमारा देश नशा मुक्त देश हो और उसके लिए हमें सभी को मिलकर जागरूकता अभियान चलाना होगा। और इस तरह के जो मौके आते हैं, चाहे व्रतबंध हो, शादी हो या और कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें हम लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहते। देखिए, कोई भी नशा हो, चाहे शराब का हो, चाहे सिगरेट हो, गुटखा हो, कोरेक्स हो और स्मैक हो, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग नशा होता है। जो अपना रीवा है वो कोरेक्स के एडिक्ट यहाँ ज़्यादातर हैं। और नशे की गोलियाँ जो हैं, आप दिल्ली साइड में चले जाइए तो वहाँ स्मैक का नशा ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, वो उनको हम ये समझाएं कि नशा हमारे लिए, घर परिवार के लिए, देश और समाज के लिए घातक है। उससे नशा करके अपने जीवन को ख़त्म ना करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब ख़त्म होता है तो अकेला नहीं होता, उसके साथ में माता पिता, बीवी, बच्चों का जीवन भी समाप्त हो जाता है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद से कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अपने सामने किसी को भी नशा नहीं करने दूंगा। ईश्वर इस पुनीत संकल्प को पूरा करने में हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अपने राजनीतिक गीतों को लेकर देश में अलग पहचान बनाने वाली नेहा सिंह राठौड़ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने गाने के माध्यम से पूछा है रीवा में काबा। इसको लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। बिहार की मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ पहचान की मोहताज नहीं हैं। वे अपनी लोक गायकी और बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर नेहा सिंह अपने एक वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं। लोकसभा चुनाव के बीच नेहा सिंह इस बार रीवा में काबा लेकर आई हैं। यूपी में काबा के माध्यम से योगी सरकार को घेरने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अपनी गायकी के माध्यम से अक्सर कई राज्यों की सरकार को कटघरे में खड़े करने वाली लोक गायिका नेहा सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार वायरल हुआ वीडियो रीवा के लिए है। वायरल वीडियो में नेहा सिंह ने रीवा से बीजेपी सांसद व प्रत्याशी को घेरने के प्रयास किए हैं, जिसमें वह लोकगीत के माध्यम से यह कहते हुए दिखाई दे रही हैं, भारी अत्याचार बा, मिलल नहीं रोजगार बा, भ्रष्टाचार भयंकर कैले, चारों ओर गुहार बा। बैकल बोचर संसद बन गए, लिहिल कमीशन लूटिन जम के, कर दीनहिन बर्बाद बा, रीवा में काबा। भारी अत्याचार बा, मिलल नहीं रोजगार बा, भ्रष्टाचार भयंकर कैले, चारों ओर गुहार बा। काबा, रीवा में काबा। अरे बैकल बोचर सांसद बन के, लिहिन कमीशन लूटिन जम के, कर डारिन बर्बाद बा। काबा, रीवा में काबा। अरे 10 साल से पद में रह के घर में घुसल लुकाइल बा, 10 साल से पद में रह के घर में घुसल लुकाइल बा। ई झक्की महाराज से भैया जनता अब भी आइल बा। काबा, अरे रीवा में काबा। शुक्ला जी है पिछलग्गू, बने रबर स्टाम्प बा। शुक्ला जी है पिछलग्गू, बने रबर स्टाम्प बा। 25 करोड़ के मालिक बन के दिहिन हैंड पंप बा। काबा, अरे रीवा में काबा। अरे बंदर जैसन कुकी मारे, जनता सुन के हक्का मारे। सूर्या के कबो कबो है शौचालय में हाथ कडारे। काबा, रीवा में काबा। अरे फिर से छाती पीपर आए, फिर छाती के पीपर आए, एक नंबर के लीचड़ आए। जब देखा तब भांग पिए, कस मंचन मांगियान बा। काबा, रीवा में काबा। अरे 26 के भाई देश हित में करिहा मतदान बा। 26 के भाई देश हित में करिहा मतदान बा। उनके नाही जेकर तानाशाही पहचान बा। काबा, रीवा में काबा। अरे केहू के सुख दुख में ना पहुँचे, इनका नहीं जरूरत बा। केहू के सुख दुख में ना पहुँचे, इनका नहीं जरूरत बा। अब की बार चुनाव में भाई इनके जाए के जरूरत बा। काबा, रीवा में काबा। अरे केहू के सुख दुख में ना पहुँचे, इनका नहीं जरूरत बा। केहू के सुख दुख में ना पहुँचे, इनका नहीं जरूरत बा। अब की बार चुनाव में इनके जाए के मुहूर्त बा। काबा, रीवा में काबा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस
जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। रीवा के अपने ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को लेकर देश भर में जाना जाता है, और इसमें देऊर कोठार का विशेष स्थान है, जो बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। देऊर कोठार पर देखिए रीवा 24 के लिए शैलेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट। देऊर कोठार रीवा से उत्तरी छोर पर प्रयागराज नेशनल हाईवे के कटरा स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश सर्वेक्षण की मदद से किए गए उत्खनन में साल 1999 से 2000 के बीच देऊर कोठार क्षेत्र में बौद्ध स्थापत्य के अति जरूरी पुरावशेष पाए गए थे। इनमें स्तूप के स्पष्ट अवशेष साफ तौर पर दिखाई देते हैं। पुरावशेषों की खोज का श्रेय डॉक्टर फणिकांत मिश्र और स्थानीय शोधकर्ता अजीत सिंह को जाता है। मौर्य एवं शुंग काल के ये अवशेष ईसा पूर्व 2री तथा 3री शताब्दी के मध्य के हैं। शोध अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़ा बौद्ध स्मारक मौर्य एवं शुंग काल में रहा होगा। इस स्थल का संबंध भरहुत तथा कौशाम्बी से भी रहा होगा। यहाँ पर कई शैलाश्रय भी हैं, जहाँ आदि मानव की तरफ से लाल सफेद रंग के भित्ति चित्र बनाए गए थे। यहाँ कुल 40 स्तूपों के अवशेष अब तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ईंट द्वारा निर्मित स्तूप क्रमांक 1 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये स्तूप चौकोर चबूतरे के ऊपर निर्मित है, जिसके चारों ओर विशाल प्रदक्षिणा पथ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्तूप के पश्चिमी क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित स्तंभ के कुछ टुकड़े पाए गए हैं, जिनमें से एक टुकड़े पर भगवान बुद्ध को समर्पित 6 पंक्तियों वाला ब्राह्मी लिपि में लेख प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि स्तूप के पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश द्वार रहा होगा। यहाँ बौद्ध स्तूप, शैलाश्रय और ब्राह्मी लिपि में दानदाताओं के नाम के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे क्षेत्र को आकर्षक बनाती हैं। यहाँ मौजूद है विशाल चट्टानें, हरे भरे वन और ऊपर से नीचे की ओर दूर तक दिखाई देती हरियाली। पार्किंग स्थल से स्तूप क्रमांक 1 की सीमा तक पत्थर के बड़े टुकड़ों द्वारा पैदल चलने हेतु स्थायी मार्ग का निर्माण बहुत ही सलीके से कराया गया है। रीवा से प्रयागराज की ओर जाने पर पड़ने वाला सुहागी और चाक घाट जाने वाले लोगों के लिए भी ये ऐतिहासिक जगह पास है। वहीं देऊर कोठार से देखने पर यही सुहागी और चाक घाट का मनोरम दृश्य भी दिखाई पड़ता है। ये स्थान रीवा जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र में तब्दील हो सकता है। एक बौद्ध केंद्र जो लगभग 2000 साल पहले बना, और लेकिन ये पता चला है यहाँ के लोगों को लगभग 24-25 साल पहले ही 1999-2000 में। यहाँ लिखा हुआ, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ लिखा हुआ है कि विस्तृत अध्ययन अत्यंत पुरातत्वीय उत्खनन 1999 और 2000 से ज्ञात हुआ, और यहाँ मौर्य तथा शुंगकालीन ईसा पूर्व 3री या 2री शताब्दी विभिन्न प्रकार के पुरावशेष हैं, जिनमें स्तूप, विहार, अवशेष आदि हैं। तो ये जो है, जो जैसा कि मैंने बताया कि देऊर गांव है, देऊरा जिसको कहते हैं, ये रीवा से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। और ये जो यहाँ मुझे जानकारी नहीं थी कि रीवा में इस तरह का कोई बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र लगभग 2000 साल पहले था। लेकिन इसको खोजा किसने, इसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है कि यहाँ एक बताया गया है कि श्री फणिकांत मिश्र पुरातत्ववेत्ता और स्थानीय शोध जिज्ञासु श्री अजीत सिंह ने इस स्थल को खोजा, और अब ये पुरातत्व का एक केंद्र विकसित हो रहा है,
ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरह विकसित हो गया है, पर विकसित हो रहा है और यहाँ लोग आते रहते हैं। अभी जब मैं गया था अंदर की तरफ जहाँ पुराने अवशेष हैं जो बड़े हैं आकार में, यहाँ तो छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये लगभग 40 से 50 के बीच में यहाँ स्तूप थे और ऐसा माना जाता है कि कौशाम्बी से अवंती तक के इलाके में या उज्जैन तक के इलाके में जो बौद्ध यात्री जानते थे उन्होंने कभी बनाया होगा। कोई निश्चित रूप से इतिहास नहीं बताता है कि कब हुआ क्या हुआ, लेकिन हाँ ये इतिहास का ये तो बड़ा साक्ष्य है कि यहाँ एक बौद्ध स्तूप अच्छी संख्या में पाए जाते थे और एक बड़ा बौद्ध केंद्र था। तो रीवा में बौद्ध केंद्र का होना और इसके बारे में लोगों की जानकारियाँ कम हैं, लेकिन ये बहुत भारतीय इतिहास और प्रागैतिहास की दोनों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कुछ और बताता हूँ आपको कि ये उत्खनन के अंतर्गत ईंट निर्मित नालियाँ अन्य पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे भी स्तूप के भाग मिले हैं जिनमें प्रतीत होता है कि स्तूप का भूविन्यास स्वस्तिकाकार रहा होगा। यहाँ स्तूप क्रमांक 2 कुछ ऐसे भी या 3 में ईंट निर्मित अन्य 2 स्तूप भी हैं जो मौर्य काल और शुंग काल के प्रतीत होते हैं। अब ऐसे शुंग काल के बारे में धारणा रही है कि उसमें बौद्धों के जो शुंग डिनास्टी थी, पुष्यमित्र शुंग ने जिसकी स्थापना की थी वो बौद्ध विरोधी था। लेकिन अगर शुंग काल में भी ये स्तूप बनते रहे तो हमें इतिहास के भी कुछ पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। वो पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ हमें संकेत अवश्य मिलते हैं। और अगर एक बौद्ध धर्म से जुड़े लोग, बौद्ध संस्कृति से जुड़े लोग जो आज पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, जापान में, कोरिया में, चीन में, अब बौद्ध संस्कृति सिर्फ भारतीय लोगों की रुचि के विषय नहीं वो बल्कि भारत के बाहर के लोगों की रुचि का विषय है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए भी यह स्थल जो है, यह जो देवरा गांव जो है रीवा जिले में, जो रीवा शहर से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है, एक बड़ा केंद्र साबित होगा। 1000 साल नहीं, बौद्ध स्तूप ये 2-2.5 हजार साल पुराना है, बौद्ध के टाइम का है। और ये भारत में जब बौद्ध काल था बहुत पूरा विकसित था, सांची से लेकर के और आगे तक जाने का था। ये देउर कोठार है ना, सुहागी पहाड़ में है। और फिर रीवा सतना में भी, सतना में बहुत बड़ा है, वो लगभग यूनिवर्सिटी जैसे बड़ा था। तो ये रास्ते का था और ये बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप था। किसी जमाने में जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, थोड़ी दूर यहाँ से गढ़ है, तो यहाँ ईंटें निकलते थे, बड़े भट्टे बड़े बड़े ईंटें, बड़ी साइज के चौकोर हैं, और उनको लोग ले जा करके घरों में बनाते थे। स्कूल बने, कॉलेज बने, ये कॉलेज नहीं बने, ये घर में लोग अपना अपना निकाल के बनाते थे। धीरे धीरे पता चला ऐसे कि ये ऐसे बहुत सारे हैं जंगल में। तो एक यहाँ के ठाकुर साहब थे अजीत सिंह जी, उन्हें देखा तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप की तब खोज चली, आगे आप जाएंगे तो पट्टी मिल जाएगी उसकी। तो फिर जब मैं आगे आया बायोडायवर्सिटी बोर्ड में और काम करने लगा और जगह जगह पर यूनिवर्सिटी में थोड़ी रिसर्च बढ़ी, तो अजीत सिंह जी तब जिंदा थे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोग आए यहाँ और देखे, पूरा बड़ी एरिया है, बहुत सुंदर। आगे वहाँ वो भी है वाल, ये जो उसको कहते हैं ये गुफा है और उसमें मानव रहने वाली गुफाएं हैं, उनमें भित्ति चित्र हैं और भित्ति चित्र बहुत सुंदर और कुछ लिखावट भी है इसमें। पत्थर की ये जो रोड बनी है ना, ये उसी बौद्ध स्तूप के ज़माने की है, अभी की नहीं है ये। तो इसको मैं कई बार कहता था कि ये तो 2500 साल पुरानी रोड जो आप देख रहे हैं, यहाँ चलते हुए चले जाइए, ये 2500 साल पुरानी रोड है। और इसके पत्थर आप देखिए कि कैसे लगे हैं, तो कोई चौकोर तिकोने नहीं है, यहीं के पत्थर, बिना गढ़े पत्थर किस तरीके से सजा करके लगा दिए गए हैं कि ये बस थोड़ा बहुत इसको रिनोवेट किया है और बाकी सब पत्थर ऐसे ही बड़े बड़े लगे थे। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और किस तरह से सेट किया। तो ये मैं लगभग इसको 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ। तो ये जो है, ये पूरा क्षेत्र गुफाओं से भरा हुआ है। आगे जो यहाँ एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल से बहुत सुंदर पानी निकलता है, उसमें नीचे रहने की जगह थी, आदि मानव यहाँ रहा करते थे। तो ये कह सकते हैं कि पुरानी संस्कृति है हमेशा की। थोड़ी दूर पर चित्रकूट है, यहाँ जाते तो अनसुईया वो सतयुग का हो गया, राम का हो गया, चित्रकूट का त्रेता का हो गया, त्रेता में भगवान राम आए और फिर बौद्ध काल में यहाँ आए, शंकराचार्य यहाँ आए। ये विंध्य क्षेत्र ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है। पचमढ़ा में आदि शंकर आए थे और यहाँ बुद्ध का रास्ता था, बुद्ध की तपस्थली है यहाँ। और ये जितने दिख रहे हैं
सब ये बौद्ध स्तूप, जितने स्तूप हैं, ये सब उन लोगों के, ये कह लीजिए कि ये दफनाने की जगह रही है, तो बाद में स्तूप बना दिया है ना। यहाँ मुगलों ने जब आक्रमण किया है यहाँ, तो उन्हें यहाँ के जंगल काट करके, और ये यहाँ की जो मूर्तियाँ थी बहुत सुंदर सुंदर किले थे, वो आप जाएंगे देखेंगे, क्या चौड़े पिलर, बहुत चौड़े पिलर, मोटे मोटे और एकदम चिकने सुंदर, ऐसे लगता है कि जैसे ये बिल्कुल मेटालिक हैं, ऐसे लोहे के। तो उनमें चारों तरफ से लकड़ी काट करके लगा दिया और आग जला दिया, तो सारे पत्थर चिटक गए, मूर्तियाँ टूट गई, सब खंडित हो गई। यहाँ अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी गुफाएं हैं, लंबी गुफाएं हैं, लेकिन उनकी कोई खोज नहीं हुई है। जो वैसे केव्स हैं, छोटी छोटी हैं, जो पत्थर की ये छोटी गुफाएं हैं कह लीजिए, वहाँ लिखावट है और भित्ति चित्र हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये सब है। अब जानवरों में यहाँ हाथी, शेर, सब कुछ तो पाए जाते थे, सब कुछ पाए जाते थे। थोड़ी दूर पर तो व्हाइट टाइगर आपका जानते ही है, रीवा में मिला हुआ है। यहाँ से तो टाइगर के लिए कोई दूर नहीं है। यहाँ अभी तक मुझे लकड़बग्गे मिलते थे और बाघ मिलते थे, ये छोटे छोटे, और ये दूसरे जानवर हैं, अभी भी हैं, लेकिन जैसा डेवलपमेंट चाहिए उस हिसाब से अभी भी पीछे है। पहले तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, अब कुछ पैसे ज़्यादा हो गए हैं तो ये बन गए हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ बन गए हैं, कुछ आने जाने का हो गया है। जैसे जैसे देश विकास करेगा, उन्नत करेगा, इसमें BHU के लोग आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं, खूब अच्छा टूरिस्ट सेंटर बन रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन जैसा चाहिए कि हरियाली नहीं है। देखिए जानवर भरे थे, जानवरों में उसमें हमने देखा कि बैल का मुंह बांध दिया है, गाय का बांध दिया है। थोड़ा सा मैनेजमेंट चाहिए, और मैनेजमेंट में ग्रीनरी चाहिए, ब्यूटी चाहिए। कंस्ट्रक्शन, अकेले कंस्ट्रक्शन से कुछ नहीं है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन, आई एम इंटरेस्टेड इन नेचुरल ब्यूटी। ये यदि गार्डन जैसे बने, कुछ सुंदर सिंचाई को हो जाए, नगर में पानी बगल में है, फव्वारा जैसे डाल दिया जाए, ये हरा बना रहे, फिर थोड़ा सा डिजाइन कर दीजिए तो सुपर क्लास का दिखेगा, बहुत ही सुंदर है। पढ़ाई लिखाई का तो गजब का साधन है ये तो भारतीय पद्धति का है। जो जैसे वो होते थे ना, वो गुरुकुल विश्वविद्यालय, भारत में जो गुरुकुल विश्वविद्यालय थे पूरे दुनिया के लिए आकर्षण के केंद्र थे, अब गुरुकुल पद्धति समाप्त हो गई। अब वेद पुराण उपनिषद तो कहीं पढ़ाया नहीं जाता, अभी भी नहीं पढ़ाया जाता। जो संस्कृति है, जो सामान्य है, अब थोड़ा थोड़ा बहुत धीरे से, कि हनुमान जी का मैनेजमेंट कैसा था, राम जी का मैनेजमेंट कैसा था, महाभारत में कैसा था, चिकित्सा पद्धति आ गई, योग आ गया, आयुर्वेद आ गया। तब यदि भारतीय संस्कृति के हिसाब से इसका विकास हो, योग, आयुर्वेद, चिकित्सा पद्धति, वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म, संस्कृति, ये सब पढ़ाया जाए और गुरुकुल पद्धति का बन जाए। देखिए, मैं केशव विश्वविद्यालय का संस्थापक हूँ। मैंने अपना पेंशन लगा करके और भारत सरकार से ये मान्यता लेने के लिए अप्लाई किया। तो यहाँ तो भारत में विश्वविद्यालय कहने पर रजिस्ट्रेशन तक नहीं होता, अभी भी नहीं होता। केशव विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन के लिए कहा ना, केशव विश्वविद्यालय के नाम से नहीं होगा, कि तब बनाया केशव विश्वविद्यापीठ फाउंडेशन। अब विश्वविद्यापीठ फाउंडेशन के नाम से हुआ। अब उसके बाद आप विश्वविद्यालय बनाइए तो उसके लिए 8 करोड़ लगाइए, 10 करोड़ लगाइए, 50 करोड़ लगाइए। मैं कहता हूँ गुरुकुल पद्धति में पढ़ाने दो ना लोगों को। ये बहुत ही अच्छा गुरुकुल है, फर्स्ट क्लास का, सुपर क्लास गुरुकुल है। इसमें विश्वविद्यालय बिल्डिंग ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, 4-6 बढ़िया संत रहें, अच्छे लोग रहें और उनका वो चलता रहे, उसमें प्रबंधन हो। और संस्कृत माध्यम से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सर्वम संस्कृत माध्यम, स्थानीय भाषा, स्थानीय बोली, वो बघेली की हो और अवधी की हो। अवधी में तुलसीदास ने रामायण लिखा, विश्व प्रसिद्ध काव्य नहीं बन गया? बन गया। सूरदास, कबीरदास क्या पढ़े थे? दुनिया का है कागज की लेखी, हम कहते हैं आंखिन की देखी। ये जो है, ये पद्धति जीवित होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ गुरुकुल पद्धति की पढ़ाई का केंद्र ऐसे ऐसे बन जाए तो आनंद है। ये नहीं तो ये 2-4 लाख दे देंगे और जो कोई आ गया चला गया, दिस इज नॉट गुड। विद्यार्थी आए, देश को समझे, अपने देश को पढ़ें, देश का विकास करें। यहाँ हर्बल औषधियों का भंडार है, अरबों की औषधियाँ यहाँ जंगल में भरी हुई है, कुछ उपयोग नहीं, काट के लोग आग लगा देते हैं। बौद्धकालीन अवशेष यहाँ कुछ मिलेंगे अभी नहीं? बहुत भरे हैं, बहुत भरे हुए हैं। बौद्धकालीन अवशेष बहुत है भैया। मैं प्रोफेसर श्रीनिवास मिश्रा हूँ, केशव विश्वविद्यालय का संस्थापक हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में उसमें डायरेक्टर था, डीन था, एक्टिंग वाइस चांसलर था, रजिस्ट्रार, सारे पदों पर काम किया। नानाजी देशमुख के साथ मैंने काम करके
और विकास का ये मॉडल देखा समझा। नानाजी देशमुख जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय खोले थे तो उसके प्रारंभिक दिनों में मैं उसमें था, बनाने वाला पहला डीन था जो फुल टाइम था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सरकार ने आई, सरकार ने बदल गई, छोड़ गया विश्वविद्यालय को, उसका रूप बदल दिया। तो गुरुकुल पद्धति का वो विश्वविद्यालय अच्छा था, अच्छा प्रयोग था, फर्स्ट क्लास। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।